हेलो एवरीवन। आपका यूटेट एग्जाम पिछले साल हुआ था 27 सितंबर को, जिसके अनुसार अब आपका यूटेट के फॉर्म जरूर आपको जुलाई में देखने को मिलेंगे, क्योंकि अक्सर इसका पैटर्न ऐसा ही रहता है। अक्टूबर नवंबर या फिर आप सितंबर लास्ट तक समझ लीजिए इसका एग्जाम होता है और जुलाई के आसपास जो है इसके फॉर्म्स आते हैं। तो अगर आप में से कोई लोग जो है जो बीएड कर रहे हैं या फिर बीएड कंप्लीट कर चुके हैं या डीएलएड कर रहे हैं, डीएलएड कंप्लीट कर चुके हैं, उन्हें अब यूटेट का एग्जाम ट्राई करना होगा ताकि वो आगे प्राइमरी की भर्ती ले सके या एलटी एग्जाम अगर आएगा तो उसके लिए वो एलिजिबल हो। तो अब हम नया बैच जो शुरू करने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट वीक से हमारी लाइव क्लासेस शुरू होने वाली हैं। तो आप लोग अगर उसे ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारी अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका 2025 का सीडीपी वाला सेक्शन। ठीक है, 2025 के पीवाईक्यूज आज हम करेंगे। आपका सीडीपी वाला सेक्शन जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन के 15 क्वेश्चंस करेंगे। आपको पता ही होगा इसका सेक्शन 1 जो है उसमें टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं। 30 क्वेश्चंस अब यहाँ एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए हम इसको 15-15 करके डिस्कस करेंगे। आपने अगर हमारी पहले वीडियोस चेक करी हैं तो हमने इसका पैटर्न क्या होता है, क्या सेक्शंस इसमें आते हैं, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए और आपके क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, ये सब हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा मैंने आपको साइंस, ईवीएस, पेडागोजी का सिलेबस भी बताया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है और तैयारी करनी शुरू कर रहे हैं तो एक बार वो वीडियोस भी चेक कर लीजिएगा। सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आप हमारे साथ बैच में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। यूटेट 2 का आपका साइंस और एसएसटी दोनों का बैच चल रहा है। इसके अलावा यूटेट 1 का भी हमारा प्रॉपर बैच यहाँ पर चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना सीडीपी सेक्शन, ये सीडीपी सेक्शन जो है यूटेट 2 का है। ठीक है, किसका है? यूटेट 2। यूटेट 2 जैसा मैंने आपको बताया था किसको देना होता है, जिन्हें 6 to 8 क्लासेस को पढ़ाना होता है। ठीक है, इसके सीडीपी सेक्शन में अब हम 30 में से जो फर्स्ट 15 क्वेश्चन है उसको चेक करेंगे। सेट मेरे पास डी है। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, भावनात्मक अस्थिरता किस अवस्था की विशेषता है? इमोशनल इंस्टेबिलिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, अडल्टहुड। ठीक है, तो अब इन्होंने यहाँ पर पूछा है कि इमोशनल इंस्टेबिलिटी, इमोशनल इंस्टेबिलिटी क्या होती है? मतलब कभी भी गुस्सा आ जा रहा है, कभी बहुत ज्यादा शांत हो जा रहे हैं, भावनाओं पर कंट्रोल नहीं है। ये कैरेक्टरिस्टिक हमें एडोलेसेंस स्टेज में देखने को मिलती है। कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में हमें ये देखने को मिलती है। ठीक है, किशोरावस्था में। किशोरावस्था ऐसी अवस्था है जहां पर बच्चे के अंदर इतने सारे फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं, उसके मूड स्विंग्स होते हैं। ना वो बच्चों में गिना जा रहा है, ना वो बड़ों में गिना जा रहा है। मतलब उसके इतने सारे परिवर्तनों को झेलते हुए उसके अंदर बहुत सारी इमोशनल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, पीयर जो ग्रुप होता है उसके प्रति ज्यादा लॉयल होते हैं, अपने शायद पेरेंट्स की भी बात नहीं सुनेंगे लेकिन संगी साथियों के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, उनकी बात को जरूर सुनेंगे। ठीक है, रिबेलियस होते हैं। कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। जब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो हम अलग अलग स्टेज वाइज जब देखते हैं तो हमें एडोलेसेंस स्टेज की काफी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है। यहीं पर स्टैनले हॉल का एक स्टेटमेंट भी आता है कि किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था है। ठीक है, इट इज अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। इन्फेंसी क्या होती है आपकी? शैशवावस्था। चाइल्डहुड क्या है? बाल अवस्था। ठीक है, यहाँ पर इन्फेंसी, शैशवावस्था भी लगभग जन्म से लेकर 2 साल तक का ये पीरियड होता है। फिर चाइल्डहुड हो गया आपका, यहाँ 2 साल से लेकर आपका 12 वर्ष तक या 11 वर्ष तक आप लगा लीजिए। उसके बाद एडोलेसेंस शुरू हो जाता है और एडोलेसेंट पीरियड जब खत्म होता है आपका, जो टीन एज है आपकी ये खत्म होती है, उसके बाद अडल्टहुड आपकी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। एवरी चाइल्ड कैन नॉट लर्न म्यूजिक with which theory of development this statement is related? तो हर बच्चा जो है वह संगीत नहीं सीख सकता। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांतों को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कौन सा सिद्धांत इसके लिए उपयुक्त है? समान प्रतिमान का सिद्धांत, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत या विकास की दिशा का सिद्धांत? तो देखिए, एवरी चाइल्ड कैन नॉट लर्न म्यूजिक, हर बच्चे के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है ना कि वो संगीत सीखेगा। ठीक है, हर बच्चा थोड़ा ना आपका म्यूजिक में बहुत ज्यादा पारंगत हो सकता है। तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्योंकि हर बच्चे के अंदर अलग अलग प्रकार की क्षमताएं होती हैं, क्वालिटीज होती हैं। व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चे अपनी क्षमताओं, अपने इंटरेस्ट, अपनी क्वालिटीज के हिसाब से चीजों को सीखते हैं, वैसा ही उनके अंदर डेवलपमेंट होता है। अन्य को भी देख लेते हैं। समान प्रतिमान का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। डेवलपमेंट जो है
एक यूनिफॉर्म पैटर्न को फॉलो करता है। भाई सबके साथ यही होगा ना कि सब जो है सबसे पहले क्या करेंगे, हाथों के बल बैठना शुरू करेंगे। एक छोटा बच्चा जो है पहले तो लेटा ही रहता है, फिर वो क्या करेगा, हाथों के बल बैठना शुरू करेगा। उसके बाद जब धीरे धीरे पैरों पे डेवलपमेंट आएगा, चलना शुरू करेगा, फिर भागना शुरू करेगा। ठीक है, अगर आप एबीसीडी पढ़े तो पहले एबीसीडी पढ़ोगे, फिर वर्ड्स पढ़ोगे, फिर सेंटेंसेस पढ़ोगे, फिर पैराग्राफ लिखोगे। ऐसा तो नहीं है कि कोई बच्चा सीधे पैराग्राफ लिखना शुरू कर दिया, कोई बच्चा एबीसीडी से शुरू कर रहा हो। एक पैटर्न है ना, वो यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट का जो है वो फॉलो करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब क्या है कि डेवलपमेंट एक पैटर्न को फॉलो करता है। ये पैटर्न जो है आपका, उसकी गति, उसकी जो रेट है वो आपको अलग अलग बच्चों में अलग अलग देखने को मिल सकती है। कोई बच्चा जो है वो 11 महीने में चलना शुरू करता है, कोई 1 साल बाद चलना शुरू करता है, कोई 8 महीने में ही चलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये आपको रेट आपको डिफरेंट देखने को मिल सकता है, जो कि हमारा सेकंड प्रिंसिपल भी है, विभिन्न विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ। हो सकता है अलग अलग बच्चों में आपको ये जो डेवलपमेंट है अलग अलग टाइम पे देखने को मिले, लेकिन पैटर्न एक ही होगा। ठीक है, तीसरा हम बात कर चुके हैं, सभी बच्चों के अंदर अलग अलग प्रकार की क्षमताएं होती हैं, तो वो उसी के हिसाब से डेवलप होता है। विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत दो आते हैं आपके, पहला है आपका सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल, सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल, और दूसरा है आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन जो है ना, पेपर बिल्कुल ऐसा ही आया है जैसा पैटर्न हमेशा एक बना हुआ है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे स्टेज पे जरूर आएगा, प्रिंसिपल से जरूर आएगा, हेरिडिटी और आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। इस तरीके से ही ये पैटर्न पे आपका आते हैं क्वेश्चंस, तो सेम वही चल रहा है। अब देखो जरा सिफेलोकॉर्डल का मतलब क्या है। सिफेलोकॉर्डल का मतलब है कि डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो, सर से पैर तक डेवलपमेंट आता है। एक छोटा बच्चा है, जब वो लेटा होता है, ठीक है, तो क्या होता है, जब आप उसके कान के पास से चुटकी बजाएं या ताली बजाएं, तो वो आवाज की डायरेक्शन में अपना हेड मूव करता है। तो सबसे पहले हेड मूव होना शुरू होता है, धीरे धीरे फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट नीचे की तरफ है, उसके हाथों में मूवमेंट आएगा, फिर हाथों के सहारे से जब उसकी बैकबोन में डेवलपमेंट आना शुरू होगा, हाथों के सहारे से बैठना शुरू करेगा, फिर जब पैरों में आता है तब वो चलना शुरू करता है। पहले तो क्रॉल करना शुरू करता है, उसके बाद लास्ट में खड़ा होना शुरू होता है। तो हेड से टो में डेवलपमेंट जा रहा है, तो सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल इसे कहा जाता है। दूसरा है आपका प्रोक्सिमो डिस्टल। प्रोक्सिमो डिस्टल का मतलब होता है सेंटर टू पेरिफेरी। अगर ये सेंटर है, सर्कल है, तो सेंटर से पेरिफेरी, ठीक है, केंद्र से यहाँ पर परिधि तक। जैसे सबसे पहले बैकबोन में जो है डेवलपमेंट आता है, बैकबोन से अब सीधे यहाँ जा रहा है, ठीक है, तो बच्चा ऐसे ऐसे हाथ हिला रहा है, ठीक है, फिर उसके हाथों में जो है हैंड के ऊपर कंट्रोल आया, तो उसने अपनी बॉटल पकड़नी शुरू की। लास्ट में फिंगर्स के ऊपर कंट्रोल आया, तो उसने लिखना शुरू किया, पेंसिल पकड़नी शुरू की। तो यहाँ आप देख रहे हैं सेंटर से बाहर की ओर को जा रहा है, दिस इज प्रॉक्सिमो डिस्टल। ये आपके क्या है, डेवलपमेंट कैसे प्रोसीड करता है उसके डायरेक्शन के प्रिंसिपल है, दिशा। ठीक है, तो ये चारों को हमने डिस्कस कर लिया, आगे बढ़ जाएंगे। पियाजे द्वारा प्रतिपादित औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक की किस योग्यता का विकास होता है। ठीक है, अब पियाजे जो है आपके, जीन पियाजे की थ्योरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है, पक्का है, छोड़नी नहीं है ये थ्योरी बिल्कुल भी, अगर यूटेट की तैयारी कर रहे हो। तो जीन पियाजे की जो थ्योरी है उसमें उन्होंने 4 स्टेजेस दी हैं। पहली स्टेज कौन सी दी है, पहली स्टेज दी है उन्होंने सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। दूसरी स्टेज उन्होंने दी है प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक, ठीक है, ये संवेदी गामक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी दी है उन्होंने कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और लास्ट दी है उन्होंने चौथी फॉर्मल ऑपरेशनल। हर स्टेज के साथ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स जुड़ी हुई है, और उन कैरेक्टरिस्टिक्स को भी आपको पढ़ना है, क्योंकि उन पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। ठीक है, तो जीन पियाजे की थ्योरी को बहुत डिटेल में पढ़ना है। अभी फिलहाल के लिए आपसे पूछा गया है कि जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो हमारे जीन पियाजे की 4th स्टेज है, यहाँ पर आपको कौन सा कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे देखने को मिलता है। ग्रास्पिंग द थिंग्स, भाई चीजों को पकड़ना, ये तो आपका काफी प्रीवियस स्टेजेस में ही आ जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिकॉग्निशन ऑफ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, नन ऑफ द अबव। इसमें है सबसे आपका जो डेवलप्ड माइंड जिसे कहते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे का जो डेवलपमेंट है काफी हद तक हो जाता है। वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी जो आपका अमूर्त चिंतन है वो शुरू कर देता है। हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, चीजों के ऊपर परिकल्पना बनाकर उसके बाद एक्सपेरिमेंट करके उसके रिजल्ट्स निकाल सकता है, एनालिसिस कर सकता है, क्रिटिकल थिंकिंग उसके अंदर आ जाती है।
ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, समस्या समाधान की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। ये है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। बाकी सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर अगर जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसको अभी आगे इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी के प्रत्येक सही उत्तर के लिए शिक्षक द्वारा पुनर्बलन दिया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर आपकी लर्निंग की थ्योरीज दी है, और लर्निंग की थ्योरीज में से पूछा है कि इनमें से कौन सी थ्योरी में बच्चे जब सही आंसर करेगा तो आप उसको रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन देंगे। ठीक है, जब आप क्या कहते हो, वर्बल कैसे देते हो, शाबाश, बहुत अच्छा आंसर है, गुड, ठीक है, ये हो गया आपका। अगर कोई आपको फिजिकल रिवॉर्ड देना है, आप टॉफी दे रहे हो या कोई गिफ्ट दे रहे हो, तो यहाँ पर बोला है बच्चे के हर सही उत्तर पे आप उसको रीइंफोर्समेंट दे रहे हो। तो रीइंफोर्समेंट की बात कहाँ पर आती है? सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, जिसे हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में रीइंफोर्समेंट के ऊपर ज्यादा जोर है, इसे आर टाइप थ्योरी भी कहा जाता है, आर टाइप। इससे पहले जो आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थी उसमें स्टिमुलस के ऊपर ज्यादा आपका फोकस था, जिसे हम एस टाइप थ्योरी कहते हैं। कई बार इसे ऐसा और इसे आर एस भी कहा जाता है। ठीक है, इनका कहना क्या था? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? बी एफ स्किनर के द्वारा दी गई है। स्किनर का कहना था कि जब कोई कार्य किया जाता है उसके बाद जो उसका परिणाम निकल के आता है, अगर वो सुखद है, मतलब एक रीइंफोर्स कर रहा है उसको, ठीक है, तो वो एक अच्छे स्टिमुलस की तरह काम करेगा, जो जीव है उस काम को दोबारा दोहराएगा। और अगर किसी काम का परिणाम जो है वो सुखद नहीं है तो उस काम को वो नहीं दोहराएगा। ठीक है, ये थी आपकी रीइंफोर्समेंट से रिलेटेड। ये है कोलर की जो आपकी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, ये एक आहा इफेक्ट पर है कि कभी कभी हमारे दिमाग में अचानक से जो है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आइडिया आ जाता है, हम पहले उसके ऊपर बहुत सारे प्रयास करते हैं, फिर इस अचानक हमारे दिमाग में जब वो आइडिया आता है तो हमें पता चल जाता है प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। ठीक है, और अनुभव जन्य अधिगम, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये अनुभव से ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 5। एक बालक की बुद्धि लब्धि 105 है, टर्मन के वर्गीकरण के अनुसार आप उसे किस वर्ग में रखेंगे? मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, अति श्रेष्ठ बुद्धि। देखो यहाँ पर एवरेज जो इंटेलिजेंस होती है वो कितनी होती है? आईक्यू हम जो निकालते हैं एवरेज, ठीक है, वो होता है 100। कैसे निकाला हमने? फॉर्मूला होता है MA अपॉन CA इंटू 100, होता है ये फॉर्मूला आईक्यू का। ठीक है, MA मानसिक आयु, मेंटल एज, CA क्या है? वास्तविक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज। अगर किसी की मानसिक आयु और वास्तविक आयु बराबर है, यानी अपनी वास्तविक आयु के बराबर ही वो मानसिक क्षमता भी उसके अंदर है, तो वो क्या है? एवरेज है। ठीक है, अगर उससे कम होगी तो इसका मतलब बिलो एवरेज है, मंद बुद्धि है। और अगर उससे ज्यादा अच्छी मेमोरी होगी उसकी, या उससे ज्यादा मेंटल उसकी इंटेलिजेंस होगी, तो इसका मतलब क्या है? अगर वास्तविक आयु से ज्यादा अच्छी मानसिक क्षमता है तो वो सुपीरियर है, इंटेलिजेंट है, सुपर इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो वो अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से होता है, लेकिन अगर ये बराबर है तो वो एवरेज हो गया। एवरेज का मतलब यहाँ पर क्या आया? आंसर आया 100। अब रेंज अगर निकालने की, एवरेज रेंज कितनी होती है? तो -10 + 10 कर लो, यानी 90 से लेकर 110 हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी एवरेज इंटेलिजेंस की रेंज हो गई। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि बुद्धि लब्धि 105 आ रही है, तो क्या होगा? मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, अतिश्रेष्ठ बुद्धि, होगा सामान्य बुद्धि। ठीक है, 90 से कम जैसे जैसे जाएंगे तो वो बुद्धि जो है वो मंद होती जा रही है, और जैसे ही हम 110 से ऊपर आते जाएंगे, 120 से ऊपर आओगे तो क्या हो जाएगा? वो श्रेष्ठ बुद्धि होगा। 145 130 से ऊपर जाओगे, वेरी सुपीरियर इंटेलिजेंस हो जाएगा। ये आपका, मैं सिर्फ टमन के अकॉर्डिंग नहीं बता रही हूँ, ये एक बेसिक आप अपने दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटेलिजेंस स्केल बहुत सारे हैं, ऐसे आप हर एक को याद नहीं कर सकते, लेकिन एक रेंज अगर आप इस तरीके से याद कर लेंगे तो आपको दिमाग में हमेशा रहेगा कि किसको आप फीबल माइंडेड में लेंगे और किसको आप सुपीरियर इंटेलिजेंस में लेंगे। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी विशेषता किशोर के सामाजिक विकास को इंगित करती है? किशोर धार्मिक विचारों से प्रभावित होता है, किशोर अपने साथियों के समूह से प्रभावित होता है, किशोर सही व गलत के विषय में सजग नहीं रहता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर हमें सही स्टेटमेंट बतानी है, किसके परिप्रेक्ष्य में? किशोर यानी एडोलेसेंट, जो एक स्टूडेंट होता है या फिर एक बच्चा है, उसके लिए देखना है कि उसका सोशल डेवलपमेंट के अनुसार धार्मिक विचारों से प्रभावित होता है, हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि हर बच्चा धार्मिक विचारों से ही प्रभावित होता हो। किशोर अपने साथियों के समूह से प्रभावित होते हैं, बिल्कुल सही है। पीयर ग्रुप का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक किशोर के जो जीवन है उसमें। तो एडोलेसेंट जो होते हैं वो पीयर ग्रुप से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि ये अपने माँ बाप की भी बात शायद ना माने, लेकिन साथी संगियों की बात जरूर मानेंगे, उनके ग्रुप का हिस्सा बने रहने के लिए कुछ भी करेंगे। किशोर सही व गलत विषयों में सजग नहीं रहते, ऐसा भी नहीं है, सही गलत की पहचान नहीं होगी, इतने बड़े बच्चे को होती है। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो आएगा ही आपको। ठीक है, आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, योगात्मक आकलन का उद्देश्य है।
पर्पज ऑफ समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट कब लिया जाता है भाई? समेटिव असेसमेंट लिया जाता है आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है, यानी एक साल भर का करिकुलम आपको पढ़ा दिया गया है, लास्ट में लिया जाता है जो टर्मिनल एग्जाम होते हैं, फाइनल एग्जाम होते हैं, वो आपका समेटिव असेसमेंट, यानी जितना पढ़ना था आपने पढ़ा, जितना आपको सीखना था आपने उस कक्षा में उतना सीखा, उसके बाद ये देखा जा रहा है कि आपने जो सीखा है उसका आकलन होगा कि वो कितना सीखा है या कितना सही सीखा है आपने, ठीक है। तो ये क्या है? असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, ऑल ऑफ द। जो समेटिव असेसमेंट होता है इट इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी जो सीख लिया है आपने उसका आकलन होगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है? अधिगम के लिए आकलन, ठीक है। आप पढ़ा रहे हैं, टीचर पढ़ा रही है, उन्होंने एक चैप्टर खत्म कराया, दूसरा चैप्टर खत्म कराया, अब वो बच्चों का टेस्ट लेगी, दैट इज योर फॉर्मेटिव असेसमेंट, एफए। वहां पर क्या देखा जा रहा है कि बच्चों को समझ में आया नहीं आया, नहीं आया तो कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया, कितने बच्चों को समझ में नहीं आया, कहाँ पे उनको प्रॉब्लम हो रही है, कौन से क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत हो रही है। यहाँ पर सीखने के लिए ही आपका असेसमेंट किया जा रहा है कि कैसे टीचर फिर से उसको दोबारा अलग तरीके से समझाए जिससे कि बच्चों के समझ में आए। तो आपकी लर्निंग अभी खत्म नहीं हुई, अभी चल रही है। ये देखा जा रहा है कि आपकी लर्निंग सही ट्रैक पे चल रही है या नहीं, आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये लर्निंग जब चेक हो रही है, सीखने के लिए ही जब आपका आकलन हो रहा है, दैट इज योर असेसमेंट फॉर लर्निंग व्हिच इज योर एफए, ठीक है। एफए में सिर्फ टेस्ट नहीं है, कई एक्टिविटीज आ सकती है। ऐसे हमने देख लिया क्या है समेटिव असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। डायग्नोस्टिक असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है जब टीचर को ये जांचना हो कि बच्चों को कहाँ कहाँ पे परेशानी है, ताकि वो रेमिडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण दे सके, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स को या वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए होती है, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट टीचर के लिए भी होता है, हाँ, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट जब टीचर लेती हैं तो उन्हें ये भी पता चलता है कि उनकी टीचिंग सही चल रही है या नहीं। अगर मान लो सब बच्चे अच्छा ही पढ़े तो इसका मतलब उन्होंने जो पढ़ाया वो सही चल रहा है, तो टीचर का भी असेसमेंट हो रहा है। नेक्स्ट है, एक नई पाठ्य वस्तु को कक्षा में प्रस्तावित करते समय शिक्षक को किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग करना चाहिए। तो आप कोई नया टॉपिक क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आपको कौन सा टीचिंग मैगजीम यूज करना है। टीचिंग मैगजीम्स होते हैं जिन्हें एक तरह के रूल्स, एक डिक्टम्स है जो पढ़ाते वक्त आपको यूज करने चाहिए। विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्पेसिफिक टू जनरल, मतलब आप पहले उदाहरण दें और फिर सामान्य नियम समझाएं। ज्ञात से अज्ञात की ओर, नोन टू अननोन, पहले से जो बच्चे जानते हैं उससे रिलेट करके आप बच्चे को जो नया टॉपिक है वो बताएं। पूर्ण से अंश की ओर, पहले पूरा बता दें, उसके बाद उसके अलग अलग भागों को बताएं। विश्लेषण से संश्लेषण, पहले एनालिसिस करवाएं, संश्लेषण, फिर इसके बाद संश्लेषण करवाएं। तो देखो एनालिसिस संश्लेषण का तो अभी मतलब ही नहीं बनता, विश्लेषण और संश्लेषण का। पूर्ण से अंश की ओर भी नहीं बनेगा यहाँ पर, मतलब अभी क्या पूरा पढ़ाओगे, अभी तो आप बच्चे के लिए टॉपिक ही नया है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, ज्ञात से अज्ञात अगर आप देखो, ठीक है, ये है आपका सही आंसर। आप कोई नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करने जा रहे हो तो पहले बच्चे को उससे रिलेटेड या उससे थोड़ा सा कम जो भी चीज जानता है बच्चा, पहले उससे उसको अवगत कराओ कि अच्छा ये चीज जानते हो, अब इसके ऊपर हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक अननोन चीज आप उससे रिलेट करके बताओ। बच्चे को ए फॉर एप्पल भी जो पढ़ाया जाता है, ए फॉर एप्पल ही क्यों, एप्पल बच्चे ने देख रखा है, इसलिए हम उससे जोड़कर उसे भी एक नया अल्फाबेट सिखाने जा रहे हैं, ठीक है। फिर विशेष से सामान्य की ओर आपका आंसर यहाँ पर नहीं आएगा। नेक्स्ट है, सतत व व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत विद्यार्थियों की किस क्षमता का सतत रूप से मूल्यांकन किया जाता है। ओके, पीडीएफ हमें मिली है इसलिए कहीं कहीं पे धुंधला हो रहा होगा, मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ इसीलिए, जिससे कि आपको समझ में आए। विच एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कंटिन्यूअसली इवैल्यूएटेड इन कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो जब सीसीई, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का मतलब क्या है, साल भर बच्चे का आपको मूल्यांकन करना है, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग पक्षों में उसका मूल्यांकन करना है, स्पोर्ट्स में, वैल्यूज में, डिसिप्लिन में, हर चीज में आप उसको देखोगे और कंटिन्यूस देखोगे और कॉम्प्रिहेंसिव, हर क्षेत्र में देखोगे, व्यापक तरीके से देखोगे और साल भर देखोगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ साल के लास्ट में आपने एक एग्जाम दे दिया उसी के बेसिस पे उसको पास फेल किया। अब इसमें क्या क्या चीजें चेक होती है, क्या नॉलेज चेक होती है, बिल्कुल चेक होती है। बच्चे का इंटरेस्ट चेक होता है, बिल्कुल चेक होता है। अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में होगा म्यूजिक में करेगा, ड्राइंग में होगा तो ड्राइंग में करेगा, ठीक है। वैल्यूज चेक होती है, बिल्कुल, जब हम डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, पंक्चुअलिटी की बात कर रहे हैं तो वैल्यूज है, ऑल ऑफ द अबव। तो सीसीई में आपकी सभी चीजें चेक होती है। If a teacher always give comments to the responses of the boys in classroom, he promotes। अगर एक शिक्षक हमेशा सिर्फ लड़कों के सवालों का जवाब देते हैं तो वो क्या प्रमोट कर रहे हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर बायसनेस, जेंडर सेंसिटिविटी, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो जेंडर स्टीरियोटाइप या रूढ़िवादिता क्या होती है, लड़कियां ये काम करेंगे, लड़के ये काम करेंगे, हमारी सोसाइटी में जो चीजें चली आ रही है सब जेंडर स्टीरियोटाइप्स, ठीक है। लड़कों से कोई चीजों को जोड़ दिया गया है कि लड़के जो है बॉक्सिंग करेंगे, बाहर जाके काम करेंगे, लड़कियों को जोड़ दिया गया घर जाके वो घर से में ही संभालेंगी, खाना बनाएंगी, साफ सफाई करेंगी, कपड़े धोएंगी, ये लड़कियों से जोड़ दिया गया। डांस कई बार ऐसा है हमने लड़कियों से ही जोड़ते हैं इसको, ठीक है। तो ये लैंगिक रूढ़िवादिता हो गई। लैंगिक पक्षपात क्या हो गया,
जब किसी एक जेंडर का फेवर किया जाता है। अब यहाँ पर कई लोग ऐसे कह लेते हैं ना कि जब लड़कियों के साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उसी को आप जेंडर बायसेस करो। नहीं, अगर आप सिर्फ लड़कों के फेवर में कुछ कर रहे हो वो भी जेंडर बायसनेस है, ठीक है, या लड़कों के अगेंस्ट ही कुछ कर रहे हो वो भी जेंडर बायसनेस है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ लड़कों के क्वेश्चंस का जवाब दिया जा रहा है, ये लैंगिक पक्षपात है, ठीक है। लैंगिक संवेदनशीलता ये तो तब आएगी जब आप बच्चों को बताएंगे कि भाई सब इक्वल हैं, दूसरों की प्रॉब्लम्स के प्रति भी आप उन्हें सेंसिटाइज करेंगे, ठीक है, बताएंगे, समझाएंगे कि आपको समझना चाहिए सामने वाले की तकलीफ को भी। यदि गणितीय योग्यता विद्यार्थी को विज्ञान के संख्यात्मक प्रश्नों को हल करने में सहायता करती है तो यह क्या कहलाता है? यानी मैथ्स में आपने कोई चीज सीखी है, वहां पर कैलकुलेशन सीखी है और आपको वो साइंस में भी हेल्प कर रही है, तो ये क्या है? पॉजिटिव ट्रांसफर, धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण, क्षैतिज स्थानांतरण, ऊर्ध्व स्थानांतरण। तो ये आपका क्या है? पॉजिटिव ट्रांसफर। अगर एक सब्जेक्ट में सीखी हुई चीज आपको दूसरे सब्जेक्ट में भी हेल्प कर रही है, दिस इज योर पॉजिटिव ट्रांसफर। एक जगह की सीखी हुई चीज आप दूसरी जगह पे प्रयोग कर रहे हो, ठीक है। ऋणात्मक कब होता है? जब एक जगह पे सीखी हुई चीज दूसरी जगह पे आपके लिए नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है, आपको दूसरी चीज सीखने से रोक रही है, ठीक है। क्षैतिज होता है हॉरिजॉन्टल, जब एक लेवल पे सीखी हुई चीज आपको दूसरे लेवल पे भी काम आती है, सेम लेवल पर, ठीक है। और ऊर्ध्व होता है जब आपने कोई चीज सीखी है वो आपको उससे ज्यादा टफ चीज सीखने में हेल्प कर रही है, इसने बेस बना दिया, आधार बना दिया, और अब आपको आगे की चीजें समझने में और मदद मिल रही है। जैसे क्लासरूम में हम बढ़ते रहते हैं ना, 6th क्लास की पढ़ाई हमने कर ली, अब हमें 7th क्लास का जो है हमारा बेस बन गया, अब हम 7th की चीज समझ जाएंगे, ठीक है। अगर 6 से एकदम 10th में जाओगे तो ना समझोगे, धीरे धीरे समझोगे ना, तो ये वर्टिकल ट्रांसफर। कक्षा के व्यक्तिगत विभिन्नताओं से जूझने हेतु एक शिक्षक को शिक्षण की विशिष्ट विधियों को नहीं अपनाना चाहिए, केवल ज्ञानात्मक अधिगम पर ही ध्यान देना चाहिए, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत क्षमताओं की जानकारी होनी चाहिए, उपरोक्त सभी। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जैसे हमने सबसे पहले बात की थी, सभी के अंदर होते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में हम देख रहे थे ना कि अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चे होते हैं, कोई स्लो लर्नर होता है, कोई फास्ट लर्नर होता है, किसी का इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में है। तो इस केस में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को विशिष्ट विधियों प्रयोग नहीं करना चाहिए। नहीं तो बिल्कुल ही गलत है, आपको तो डिफरेंट टीचिंग मेथड यूज करने चाहिए, क्योंकि आपकी क्लास में जाने कितने अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चे बैठे होंगे। कोई सिर्फ देख के समझ लेगा, कोई सुन के समझता है, कोई एक्टिविटी करके ही समझता है। तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। केवल ज्ञानात्मक अधिगम पर ध्यान, ये भी गलत हो गया। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत क्षमताओं की जानकारी होनी चाहिए, बिल्कुल एक टीचर को पता होना चाहिए उसकी क्लासरूम में क्या अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चे बैठे हैं, ठीक है, तभी तो वो अपनी टीचिंग को मॉडिफाई कर पाएंगे। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, रचनात्मक आकलन का प्रयोग किया जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज यूज्ड टू नो द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स ओनली ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। सिर्फ स्टूडेंट्स, सिर्फ बच्चों के बारे में आप जान रहे हो यहाँ पर। टू नो द प्रोग्रेस ऑफ द टीचर ओनली, सिर्फ शिक्षक के बारे में जान रहे हो। टू नो द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स एंड टीचर ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन प्रोसेस। देखिए अभी मैंने आपको बताया भी था थोड़ी देर पहले, फॉर्मेटिव असेसमेंट में टीचर और स्टूडेंट दोनों की प्रोग्रेस देखी जाती है, ठीक है। स्टूडेंट की भी प्रोग्रेस देखी जा रही है, उन्हें समझ में आ रहा है, टीचर भी अपनी प्रोग्रेस देख रही है कि वो जो पढ़ा रही है उनका जो पाथ है कि वो जैसा टीच कर रही है वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो दोनों की प्रोग्रेस देखी जा रही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन ही करेक्ट है। लास्ट वाला देख लेते हैं, टू नो द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट प्रायर टू। नहीं, प्रायर इंस्ट्रक्शन प्रोसेस नहीं होता है, पहले इंस्ट्रक्शन प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद एफए लिया जाएगा कि जो प्रोसेस किया गया, जो समझाया गया, जो पढ़ाया गया, वो प्रोसेस कितना सफल रहा। एक व्यक्ति संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान है यदि इमोशनल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, तो एक व्यक्ति को आप इमोशनली इंटेलिजेंट कब कहोगे? वह दूसरों के विभिन्न संवेगों का प्रत्यक्षीकरण कर सकता है। ही कैन आइडेंटिफाई वेरियस इमोशंस। जब मैं पहचान सकती हूँ कि सामने वाले को बुरा लग रहा है या सामने वाले को अब खुश है, या जब मुझे दूसरे के इमोशन समझ में आते हो। सेकेंड, वह स्वयं के संवेगों और भावनाओं को समझता हूँ। खुद के इमोशंस भी समझने जरूरी है, कब मुझे बुरा लग रहा है, कब मैं खुश हूँ, कब कौन सी चीज मुझे पसंद नहीं आ रही। संवेगों को अपने विचारों में समन्वित कर सकता है, और अपने इमोशंस को मैं अपने विचारों में इंटीग्रेट भी कर सकती हूँ। मुझे किसी को कुछ कहना है, सोच समझ के कहना है, अपने विचारों के ऊपर काबू पाकर मैं ढंग से अपने विचार को रखूं, ठीक है। तो उपरोक्त सभी बिल्कुल सही। एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन के अंदर ये तीनों चीजें होनी चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन हम अभी का देखेंगे इस वीडियो का, लैंगिक भूमिकाएं होती हैं, जेंडर रोल्स आर लर्नड बिहेवियर, अनचेंजेबल, इंडिविजुअली डिटरमाइंड, नन ऑफ द अबव। देखो दो तरह के बिहेवियर हो गए, एक इननेट हो गया, इननेट मतलब बाय बर्थ, ऐसी चीजें जो हम पहले से ही कर रहे हैं, जैसे रिफ्लेक्स एक्शंस हो गए, हमारे अंदर पहले से ये चीज हमसे होती है। लर्नड बिहेवियर होता है जो हमने यहाँ आकर सीखा है, एक्वायर्ड बिहेवियर, हमने सीखा है यहाँ आकर, समझा है। तो जेंडर जो आपके रोल्स है, लैंगिक भूमिका है कि अगर आप एक लड़की है तो आपको ये सब करना है, एक लड़का है तो आपको ये सब करना है, ये किस तरीके के आपके बिहेवियर है। तो ये सीखा हुआ व्यवहार है, या समाज में रहकर ही तो हमने सीखा कि समाज ऐसा देखता है कि लड़कियों को ये काम करने चाहिए, लड़कों को ये काम करने चाहिए। एक्वायर्ड बिहेवियर है, पहले से हमारे अंदर नहीं था,
ठीक है, कि डांस जो है सिर्फ लड़कियां ही करेंगी, ऐसा नहीं है, कहीं से भी इन्नेट बिहेवियर नहीं है, ये कैसा बिहेवियर है, लर्न बिहेवियर है, हमने यहाँ पर आने के बाद अपनी सोसाइटी को देख कर सीखा है। ठीक है, अनचेंजेबल भी नहीं आएगा इसका आंसर, इंडिविजुअली डिटरमाइंड नहीं होता। जेंडर रोल्स क्या है, ये एक तरह का लर्न बिहेवियर माना जाता है, ये इसका सही आंसर है। तो ये हमारे 15 क्वेश्चंस थे आज सीडीपी के। आगे के जो 15 क्वेश्चंस हैं हम ये पार्ट 2 में करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप चाहते हैं कि आप तैयारी अभी से इसकी स्टार्ट कर दें तो आप हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं। यूटेट 1 का हमारा बैच चल रहा है, यूटेट 2 का भी एसएसटी और साइंस का अलग अलग बैच हमारा चल रहा है, साइंस मैथ्स और यहाँ सोशल साइंस आपकी। और इसके लिए आपको करना क्या है, आपको हमारी अचीवर्स ऐप डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज आप किस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।